हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 10 की बुक से अपना अध्याय नंबर 1 चल रहा है, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इसमें हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में गोहिल वंश के राजा पढ़ रहे थे। इसमें हम महाराणा मुक्कल तक पढ़ चुके हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम महाराणा कुंभा से आगे का अध्ययन करते हैं। महाराणा कुंभा, इसका शासनकाल था 1433 से 1468 ईस्वी। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों को मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसे मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा कुंभा व मालवा के शासक कौन था? महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 ईस्वी में। इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को परास्त कर और बंदी बना लिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। कब? 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर को छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। चंपानेर की संधि किस किस के बीच में हुई? मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने दोनों ने मिलकर 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि की। इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे। इन दोनों ने इस संधि में यह तय किया कि हम दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हराकर उसके राज्य को आपस में बांट लेंगे। 1457 से 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किए, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अंचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग है वो प्रसिद्ध है। कविराज श्यामलदास ने भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और इसका शिल्पी कौन था? मंडन इसका शिल्पी था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभा स्वामी तथा श्रृंगार चौरी का मंदिर भी बनवाया। कुंभा स्वामी व श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर भी बनवाए। अपनी विशालता के तीक्ष्णता के कारण अद्भुत है। कौन है? विष्णु मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर। कुंभा एक विद्वान विद्यानुरागी शासक था। कान्ह व्यास द्वारा रचित एकलिंग महामात्य से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखता था। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंधक इसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो महाराणा कुंभा ने 3 ग्रंथों की रचना की थी। एक तो था संगीत राज, दूसरा संगीत मीमांसा और तीसरा सूड प्रबंधक। इन 3 ग्रंथों की महाराणा कुंभा ने रचना की। ऐसा माना जाता है कुंभा ने छठी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इसके काल में कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना की। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना किसने की थी? कवि अत्रि और महेश ने की थी। किसके काल में? महाराणा कुंभा के काल में की थी। तत्काल साहित्य ग्रंथों और प्रस्तुतियों में महाराणा कुंभा को महाराज धीराज, राव राय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, इंदु सुल्ताना आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया है। कुंभा निस्संदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसके अंतिम समय में कष्ट में रहा। अपने जीवन में अंतिम काल में कुंभा उन्माद रोग हो गया। उसके पुत्र उद्दा ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। किसकी? महाराणा कुंभा की। उसके पुत्र उद्दा ने 1468 में हत्या कर दी।
अगला है अपना महाराणा सांगा, राणा सांगा। इसका शासनकाल था 1509 से 1528 ईस्वी। सांगा सांगा यानी संग्राम सिंह। वह उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। चारों कौन हो गए? एक तो महाराणा सांगा हो गए, एक पृथ्वीराज हो गए, दूसरा जयमल हो गए और एक है राज सिंह। ये चारों ही स्वयं को अपने आप को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष में अंततः सांगा की विजय रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी मेवाड़ का शासक बना। हिंदूपत के नाम से कौन प्रसिद्ध था? महाराणा सांगा हिंदूपंत के नाम से प्रसिद्ध था। और मेवाड़ का शासक कब बना? 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर सुल्तान नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिससे में एक राजपूत सरदार मेदिनी राय, कौन? मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अतः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिसे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ, राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। इडर के उत्तराधिकारी को प्रसन्न नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1517 ईस्वी महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में, 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली यानी वर्तमान में कहाँ है? कोटा जिले में कि युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। तो 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान कौन थे उस टाइम? इब्राहिम लोदी। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त कर दिया। इसके बाद राणा की सेना ने बांडी धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। तो बांडी और खातौली दो युद्धों में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया, क्योंकि उन्होंने दो युद्धों में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको उन्होंने परास्त किया। पहला तो 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ, उसके बाद बांडी कहाँ है? धौलपुर में। ये दो युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ महाराणा सांगा ने लड़े। दोनों युद्धों में ही इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उसे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध हुआ में उसने बाबर की सेना को पराजित किया। किसने? महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा की और बाबर के बीच में कब युद्ध हुआ? बयाना का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। इसमें बाबर की सेना को महाराणा सांगा ने पराजित कर दिया। उसके बाद 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने तुलुगामा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। बाबर की विजय किस युद्ध में हुई? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। महाराणा सांगा व बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा यानी दौसा, बसवा कहाँ है? दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल है। तो महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु हुई। कहाँ हुई थी? बसवा नामक स्थान पर, जो कहाँ पे है? दौसा में। और मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी, उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। अगला है अपना राणा उदय सिंह। इनका शासनकाल 1527 से 1572 ईस्वी है।
राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1537 ईस्वी में। किसके सहयोग से? मालदेव के सहयोग से उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। उदय सागर झील व मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण किसने करवाया? राणा उदय सिंह ने करवाया। कहाँ पे करवाया? कुंभलगढ़ में। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता नामक दो अपने सेनानियों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व पत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? जयमल व पत्ता दोनों क्या हुआ? वीरगति को प्राप्त हुआ, क्योंकि 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय शासक कौन था? उदय सिंह था। तो उदय सिंह जयमल और पत्ता नामक अपने दो सेनानायकों को राज्य का भार सौंपकर खुद पहाड़ियों में चला गया। इसमें जयमल व पत्ता दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल व पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले में के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। अगला अपना महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी इसका शासनकाल रहा था। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार महाराणा प्रताप से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग महाराणा प्रताप के बारे में ही प्रश्न आते हैं, चाहे किसी भी तरीके से आओ। तो ये अपने को ध्यान से देखना है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 से मेवाड़ के शासक बने। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। और कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ था। और 1572 में ये मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। इसमें दिल्ली पर कौन शासन कर रहा था? मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने कौन सा संघर्ष चुना? संघर्ष का मार्ग चुना। उस महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे थे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इन्हें सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचाकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोकुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल क्रमश जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल के नेतृत्व में भेजे। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में करने के लिए 4 दूत 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य 4 दूत भेजे। पहला तो था जलाल खां। पहली बार तो गया जलाल खां, फिर गया मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास को भेजा, उसके बाद लास्ट में टोडरमल के नेतृत्व में भेजा। मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ का अभियान का नेतृत्व सौंपा। किसको सौंपा? मान सिंह को। 18 जून 1576 ईस्वी 18 जून 1576 ईस्वी खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। कहाँ पे हो? तो खमनोर के पास ये युद्ध हुआ था। किसके बीच? महाराणा प्रताप व अकबर की सेनापति कौन था? मान सिंह था। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के रावल यानी अग्रिम दस्ता का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम कासूर कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बिंदा ने प्रताप का मुकुट
धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। यह युद्ध निर्णायक रहा। इस युद्ध को अब्बुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोकुंदा का युद्ध तथा जेम्स टोन ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1536 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। खमनोर के पास हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। खमनोर के पास हल्दी घाटी का ये युद्ध हुआ। और मुगल सेना का सेनापति कौन था? आमेर का मान सिंह था। और जबकि प्रताप की सेना के रावल दस्ते का कौन था? हकीम का सुर था। और जब अकबर के जीवन को संकट में देखा तो झालाबिंदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया और युद्ध स्टार्ट रखा। प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया। उसके बाद अब्बुल फजल ने खमनोर का इस युद्ध को, मतलब हल्दी घाटी के युद्ध को, अब्बुल फजल ने तो खमनोर का युद्ध कहा है और बदायूं ने गोकोंदा का युद्ध कहा है तथा जेम्स टोन ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू कर दिया। 1576 से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे किंतु सफलता नहीं मिली। तो 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ को अपने अधिकार में करने के लिए अनेक अभियान भेजे, लेकिन किंतु सभी अभियान उनके असफल रहे। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 ईस्वी में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटना की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 ईस्वी में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय स्वयं कंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले की एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग में प्रताप का अधिकार हो गया। दिवेर का युद्ध हुआ 1582 ईस्वी में हुआ था। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोन ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोन ने कहा है। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। तो प्रताप ने, जब अकबर को सफलता नहीं मिली तो 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई भी अभियान मेवाड़ की तरफ नहीं भेजे। उस समय 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़गढ़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर जितने भी शेष भाग थे जो मुगलों के अधिकार में थे सभी अपने पक्ष में कर लिए। तो कौन कौन से भाग छूटे थे? एक तो चित्तौड़गढ़ एवं मांडलगढ़, दोनों को अपने अधिकार में नहीं कर पाया। कब? 1585 से 1597 ईस्वी के बीच। और बाकी सारे पर अधिकार कर लिया। चाउंड को अपनी राजधानी बनाया। इस समय 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चाउंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की मृत्यु हो गई। चाउंड के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। कहाँ पे? बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। कब? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। प्रताप के संबंध में कर्नल टोंड लिखते हैं कि अल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त राज्य से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। अगला शासक है अपना राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह का शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी के बीच रहा। अमर सिंह 1597 ईस्वी मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का शासक कब बना अमर सिंह? 1597 ईस्वी में। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद राणा अमर सिंह, उसका पुत्र राणा अमर सिंह मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगलों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने स्वयं अजमेर पहुंचा और उसे शहजादा खुर्रम ने शाहजहां को मेवाड़ का अभियान का नेतृत्व सौंपा। मेवाड़ का अभियान शाहजहां को सौंपा गया। 1613 ईस्वी में उसने मेवाड़ में लूट मार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे एवं उनकी जागीर भी वीरान हो गई थी। अतः
उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में, कुंवर कर्ण सिंह कौन था? महाराणा अमर सिंह का पुत्र था, पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि स्वीकार करनी पड़ी। फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 1615 ईस्वी में। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इस प्रकार विगत 90 वर्षों के चलते आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो गया। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया और जहांगीर के जीवन की ये बड़ी सफलता मानी जाती है। अगला है अपना महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह, इनका शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी है। राज सिंह के शासक बनते चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने के निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कुंगरे बुर्जों को गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादे में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया, मगर महाराणा किसी की पक्ष का समर्थक नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टालम टोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6000 जात एवं सवार मनसब प्रदान किया। किसको? महाराणा राज सिंह को। महाराणा राज सिंह को औरंगजेब ने 6000 जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी? चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। किशनगढ़ की राजकुमारी कौन थी? चारुमती, जिसका विवाह किसके साथ होने वाला था? औरंगजेब के साथ होने वाला था, लेकिन राज सिंह ने उसे विवाह कर लिया। इस कारण वह औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। उसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह राठौड़ों का साथ दिया। 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था, तथा इस झील के उत्तर किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रस्तुति नामक शिलालेख भी लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रस्तुति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट ने द्वारा की गई थी। तो राज प्रस्तुति की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके काल में लिखी गई थी? ये महाराणा राज सिंह के काल में राजसमंद झील के किनारे नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रस्तुति नामक शिलालेख लगवाया गया। ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। यह प्रस्तुति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ राजवंश एवं इसके प्रतापी शासक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।